Hey everybody, you are all welcome. Today we will start our remaining topic spread of a revolt. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके हमने क्या पढ़े थे काजेस, जिसमें आपने पॉलिटिकल काज पढ़े थे, सोशल काज, इकोनॉमिक काज, एवरीथिंग, मिलिट्री काजेस हमने डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से डिटेल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या कि ये रिवोल्ट स्प्रेड कैसे करता है, कहाँ किस तरीके से स्प्रेड होता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मेन सेंटर्स क्या थे और उन सेंटर से कौन कौन लीडर्स थे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और किसने इन रिवोल्ट्स को अलग अलग जगहों से सप्रेस किया, कुचला। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं पहले। उसके बाद देखेंगे कि क्या काजेज़ रहे कि ये रिवोल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि मेन टर्म्स क्या यूज़ की जाती हैं इस रिवोल्ट के लिए, लाइक सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है, या फिर दूसरा वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं और कुछ फिर उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और लास्ट तक वीडियो तक बने रहना है और होप्स हो कि आपका हर एक डाउट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने कल पढ़ा था कि ये रिवोल्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ठीक है, हमने पढ़ा था मेरठ से स्टार्ट हो गया था, कब, 10th ऑफ मई। ठीक है, पढ़ा था हमने कल 10th ऑफ मई 1857 10th ऑफ मई। अब जब उन्होंने मेरठ में स्टार्ट किया था तो वो लोग क्या किए थे, फिर वहाँ से मेरठ से वो सोल्जर्स जो थे वो रात को ही निकले थे और पहुंच गए थे कहाँ, दिल्ली। दिल्ली में उस समय पे कौन बैठा था, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, कौन था, बहादुर शाह सेकंड जिसको आप बोलते हैं, या बहादुर शाह जफ़र। उसके पास रातों रात मतलब सुबह मॉर्निंग तक जो है सारे सोल्जर्स जो हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ से उसको एज ए सिम्बॉलिक हेड लेते हैं, किसको, बहादुर शाह जफ़र को। मतलब ओल्ड एज थे, उतना मतलब मिलिट्री में भी उतनी महारत हासिल नहीं थी, तो इसलिए क्या किया, वो जस्ट एक सिंबल थे। ठीक है, तो उनको साथ में लेकर के दिल्ली से सेकंड डे मतलब 10 तारीख को जो है मेरठ से स्टार्ट होता है और 11 को कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, दिल्ली से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो बहादुर शाह जफ़र था तो मुग़ल का क्या था, ये मुग़लों का एम्पायर था, तो बहुत सारी टेरिटरीज़ इसके अंडर थी। तो इसने क्या किया, कुछ लेटर्स लिखे अलग अलग राजाओं को और उनको यूनाइट होने के लिए बोला कि आप भी हमारे साथ आओ और हम इस रिवोल्ट को और ज़्यादा सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात अब दिल्ली की। अब डायरेक्ट देखेंगे कौन सा सेंटर है और वहाँ से लीडर कौन है। तो दिल्ली से कौन था, मेरे साथ साथ आपने रिवाइज करते जाना है, बहादुर शाह। ठीक है, कौन था, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, बहादुर शाह सेकंड, और क्या बोलते हैं हम इस बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड कहाँ से था, दिल्ली से, बट ही वाज जस्ट अ सिम्बॉलिक हेड, ये सिम्बॉलिक हेड था। जो लड़ने वाला था वो कौन था, भगत खान। ठीक है, कौन था, भगत खान। ठीक है, कहाँ की बात करी मैंने, दिल्ली की। दिल्ली से कौन है, बहादुर शाह जफ़र, या फिर दूसरा कौन है उसके बाद, जनरल भगत खान, क्योंकि बहादुर शाह जस्ट एक सिंबल के तौर पर था। उसके बाद डेट क्या रही इसकी, 11th मई 1857, 11th ऑफ मई 1857। इसको सप्रेस किसने किया, निकोलसन और ह्यूडसन। कौन कौन थे, निकोलसन और ह्यूडसन, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने इसको सप्रेस किया यहाँ से दिल्ली वाले रिवोल्ट को, तो वो कौन थे, निकोलसन और ह्यूडसन। ठीक है, क्या बात करी हमने, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से कौन कौन था, बहादुर शाह जफ़र, भगत खान, और 11 मई को वहाँ से स्टार्ट होता है। निकोलसन और ह्यूडसन जो है उस रिवोल्ट को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। कौन लीडर था, बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट, लखनऊ। नेक्स्ट क्या है, लखनऊ। तो लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल। ठीक है, कौन सी बेगम थी, बेगम हजरत महल। अवध जिसको आप जानते हो, तो अवध से कौन था, बेगम हजरत महल। 4 जून 1857, कितना जून, 4 जून 1857। और लखनऊ में सप्रेस करने वाला कौन था, कॉलिन कैंपबेल एंड हेनरी लॉरेंस। कॉलिन कैंपबेल एंड हेनरी लॉरेंस। ठीक है, किसकी बात करी हमने, लखनऊ। लखनऊ से कौन है, कौन सी बेगम, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, कौन सी वाली, बेगम हजरत महल। 4th ऑफ जून 1857, और इसको सप्रेस करने वाला कौन है, कॉलिन कैंपबेल हेनरी लॉरेंस। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं झांसी। ठीक है,
झांसी, तो झांसी का सबको पता है, झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ थे तांत्या टोपे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई और उसके साथ तांत्या टोपे। इसकी डेट क्या रही, 4 जून 1857। और इसका जो सप्रेस करने वाला झांसी में जिसने सप्रेस करा वो, ठीक है, ठीक है। तो झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ठीक है, 4 जून 1857। और यहाँ पे सप्रेस करने वाला कौन था, ह्यूग रोज। कौन था, ह्यूग रोज, ठीक है, ह्यूग रोज, याद रह जाएगा। कितने पढ़ लिए हमने, दिल्ली, ठीक है, पहला हमने बात करी दिल्ली। दिल्ली से कौन था, कौन था अभी भी पढ़ा आपने, जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड, यही पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ स्टार्ट कब हुआ था, 11 ऑफ कौन सा वाला, मई, ठीक है। और कौन था वहाँ से, बहादुर शाह जफ़र और उसके साथ भगत खान। उसके बाद आपने बात करी किसकी, लखनऊ की। तो लखनऊ से कौन था, ठीक है, लखनऊ से अभी बात करी आपने, लखनऊ से थी कौन सी वाली, बेगम, बेगम हजरत महल, ठीक है, याद रह जाना चाहिए, बेगम हजरत महल, ठीक है। और देन उसके बाद वहाँ से कब स्टार्ट हुआ, ये आपने देखा अभी के अभी, कौन सा वाला, लखनऊ, ठीक है, याद रह जाएगा, 4 जून 1857, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी झांसी की। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और उसके साथ तात्या टोपे थे। और वहाँ से कब स्टार्ट हुआ, 4 जून 1857। और देन हम बात करने जा रहे हैं अभी किसकी, कानपुर, ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं, कानपुर। कानपुर से थे नाना साहेब और अजीमुल्ला खान, नाना साहेब और आज़िमुल्ला खान। नाना साहेब जो कि किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, ठीक है, जो कि अडॉप्टेड सन थे किसके, बाजीराव सेकंड के। तो इनको पेशवा नहीं बनने दिया था इन्होंने, तो ये भी कानपुर से स्टार्ट कर दिए, ठीक है, 5 जून 1857 को। और यहाँ पे जिसने सप्रेस किया वो था जनरल हैवलॉक एंड कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, जनरल हैवलॉक एंड कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद, ठीक है, नेक्स्ट है इलाहाबाद, लियाकत खान। इलाहाबाद से कौन था, लियाकत खान। और 6 जून 1857 इसको सप्रेस करने वाला जेम्स नील, ठीक है, सप्रेस करने वाला कौन, जेम्स नील, ठीक है। कहाँ की बात करी मैंने, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद बात करेंगे फैज़ाबाद, ठीक है। इलाहाबाद के बाद कौन सा बाद, फैज़ाबाद। याद रखना है आपने, पहले हमने बात करी दिल्ली, दिल्ली के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद झांसी, झांसी के बाद कानपुर, ठीक है, कानपुर से नाना साहिब और उसके साथ दूसरा कौन सा पढ़ा आपने, अजीमुल्ला खान। और देन उसके बाद अभी बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद और फैज़ाबाद की। इलाहाबाद से लियाकत खान था और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, कौन सा वाला मौलवी, मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857। और इसको भी सप्रेस करने वाला कौन, जेम्स नील। कैसे याद रखेंगे, बाद बाद आपने याद रखने, इलाहाबाद और फैज़ाबाद दो प्लेसेस थे, एक जगह से लियाकत खान था और दूसरी जगह से मौलवी कौन था, अहमदुल्ला। और सप्रेस करने वाला भी सेम पर्सन है, जेम्स नील, ठीक है, कौन था, जेम्स नील। चलिए आगे बढ़ते हैं, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्या है, जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार से कौन था, बाबू कुमार और सिंह अमर, बाबू कुमार सिंह और उसके बाद अमर सिंह, ठीक है, बाबू कुमार सिंह और उसके साथ दूसरा कौन था, अमर सिंह, ठीक है। 12 जून 1857 विलियम टेलर ने सप्रेस किया और इसके साथ विंसेंट आयर, ठीक है, विंसेंट आयर, ठीक है। जगदीशपुर से कौन, बाबू कुमार सिंह और दूसरा कौन, अमर सिंह, बाबू कुमार सिंह और अमर सिंह। 12 जून 1857 विलियम टेलर और इसके साथ विंसेंट आयर, ठीक है, विंसेंट आयर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बरेली। बरेली से कौन था, खान बहादुर खान। बरेली से कौन था, खान बहादुर खान, जून 1857। यहाँ से सप्रेस करने वाला कौन था, विंसेंट आयर, ठीक है, विंसेंट आयर। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, किसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन था, शामल, ठीक है। और खरवार ट्राइब ऑफ झारखंड, खरवार ट्राइब ऑफ झारखंड से कौन था, नीलंबर और पीताम्बर, ठीक है, नीलंबर और पीताम्बर, ठीक है। अब जल्दी से इसको रिवाइज कर लेंगे हम
और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी किसकी, दिल्ली की। दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह और जनरल भगत खान। लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल। झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है। कानपुर से कौन था, नाना साहेब। ठीक है, देन उसके बाद हमने बात करी दो बाद की, इलाहाबाद और फैज़ाबाद। इलाहाबाद से था लियाकत खान और फैज़ाबाद से था मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। देन बात करी हमने जगदीशपुर और बरेली की। जगदीशपुर से बाबू कुमार सिंह और अमर सिंह, और वहीं बरेली से था खान बहादुर खान। उत्तर प्रदेश और झारखंड से कौन कौन थे, शामल और नीलंबर एंड पीताम्बर। ठीक है, तो दीज वर दी लीडर्स, ठीक है, जिन्होंने इसको लीड किया अलग अलग प्लेसेस से। अब चलते हैं फेट ऑफ लीडर्स। अब ये जितने भी लीडर थे इनके साथ क्या हुआ फिर बाद में। ठीक है, तो क्या हुआ, बहादुर शाह जफ़र जो था इसको डिपोर्ट कर दिया कहाँ पे, रंगून म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार की जेल थी वहाँ पे इसको ले गए। ठीक है, वहाँ डाल दिया, और वेयर ही डाइड इन 1862, वहाँ पे ही ये क्या हो जाती, इसकी डेथ हो जाती। इसके सारे बेटे जो हैं वो मारे जाते हैं, और इसको कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, और इसकी डेथ हो जाती है। जल्दी से बताना है ये कहाँ का लीडर था, कहाँ से लीड कर रहा था, तो आपको पता है कहाँ से लीड कर रहा था, दिल्ली से। लेकिन ये जस्ट एक सिंबॉलिक हेड था। कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि बताओ सिंबॉलिक हेड कौन था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो वो था कौन, बहादुर शाह जफ़र। देन बात करते हैं नाना साहेब, डिफीटेड एट कानपुर। नाना साहब को कहाँ डिफीट कर दिया, कानपुर से उसने स्टार्ट किया था, तो कानपुर में उसको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, और ये यहाँ से भाग जाता है कहाँ, नेपाल, 1859। ठीक है, नेपाल भाग गया, उसके बाद इसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद तात्या टोपे, ये जो था ये भी भागा, और ये छुपा हुआ था जंगलों में। ठीक है, ये छुपा हुआ था कहाँ, जंगलों में, बट वाज कैप्चर्ड वाइल स्लीप इन 1859, लेकिन ये पकड़ा गया और उसके बाद इसको भी मार दिया गया। ठीक है, जल्दी से बताना तात्या टोपे कहाँ कहाँ से लड़ रहे थे, दो प्लेसेस थे। ठीक है, एक झांसी था और दूसरा कौन सा था, आप कमेंट करके बताएंगे। देन उसके बाद बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई, तो एज़ यू नो कि ये बैटल फील्ड में ही मारी गई थी 1858 में। ठीक है, 1858। उसके बाद जितने थे, कन्वर सिंह था, भगत खान था, खान बहादुर खान था, मौलवी अहमदुल्ला था, वर ऑल डाइड। ठीक है, बेगम ऑफ अवध हाइड इन नेपाल। लेकिन जो बेगम ऑफ अवध थी, हजरत महल, ठीक है, पढ़ा भी आपने, हजरत महल, बेगम ऑफ अवध। ठीक है, तो ये कहाँ भागी, ये भी नेपाल भागी। ठीक है, तो ये सारे के सारे लीडर्स आपने देख लिए कौन कहाँ गया, किस तरीके से किसके साथ हुआ। नाना साहेब भी मारा गया, बहादुर शाह जफ़र, नाना साहेब भाग गया नेपाल, है ना, और हजरत महल भी नेपाल भागी, बाकी सारे के सारे जो हैं मारे गए। ठीक है, रंगून किसको भेजा गया, बहादुर शाह जफ़र को। वाई द रिवोल्ट फेल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, क्या कारण रहे, किस वजह से ये रिवोल्ट फेल हुआ, तो चलिए अब देखते हैं इनको। ठीक है, किस वजह से ये रिवोल्ट क्या हुआ, फेल हुआ। तो सबसे पहला अब्सेंस। ठीक है, ये क्या है, अब्सेंस, ABSENC, अब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन, हर एक वर्ग ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक है, साउथ इंडिया की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, साउथ इंडिया की पार्टिसिपेशन जो थी बहुत कम थी। ठीक है, तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं थी, अब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, तो इस वजह से भी ये रिवोल्ट क्या हुआ, फेल हो गया। रिजल्ट क्या हुआ रिवोल्ट का, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि भाई जीत गए कौन लोग, ब्रिटिश, और हम लोग हार गए। ठीक है, तो क्यों क्यों हारे हम, क्या कारण था, तो सबसे पहला कारण क्या था कि भाई साउथ वालों ने सपोर्ट नहीं करा था, साउथ से बहुत कम सपोर्ट था। और फिर दूसरी चीज़ ये भी थी कि जैसे इनकी मेन सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स के, जैसे बंगाल था, मद्रास था, बम्बे था, ये प्रेसिडेंसीज जो थी अनअफेक्टेड रही थी, इन पे किसी ने भी अटैक ही नहीं करा था। तो आप देखो, आप जब भी इंसान कभी दूसरी कंट्री पे किसी पे भी अटैक करता है तो वो कोशिश करता है सेंटर को ऑक्यूपाई करना, लेकिन उन्होंने सेंटर्स पे अटैक ही नहीं करा। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा कि सेंटर्स ही सारे के सारे अनअफेक्टेड रहे, तो आपने फिर रिवोल्ट करने का मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, देन उसके बाद नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लासेस, जैसे अब मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, तो मतलब इन सभी क्लासेस की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी। ठीक है, जैसे बिजनेसमैन थे तो उनकी पार्टिसिपेशन कम थी। ठीक है, ज़मींदार थे तो ये लोग कम पार्टिसिपेशन रही इनकी, इस वजह से भी फेल हुआ। ठीक है, पोर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, पोर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, हमारे वाले जो आर्म्स और इक्विपमेंट थे वो बहुत पोर थे, मतलब
आप देखो जो वो वाले थे ब्रिटिश लोग, तो वो थोड़े एडवांस थे, उनके इक्विपमेंट्स, उनके वेपन्स, एवरीथिंग जो था क्या था, थोड़ा एडवांस था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वाले लड़ते थे लाठी, या फिर हमारे वालों के पास तलवार है, लेकिन उनके पास जो है वो सीधा गोली मार देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि मतलब हमारे वालों के पास जो थे इक्विपमेंट्स नहीं थे, आपके पास वेपन्स नहीं थे अच्छे, ठीक है। देन उसके बाद नॉन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेटर्स, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करा इन्होंने, मतलब जो ये रिवोल्ट था सारा का सारा, कहीं से बाद में स्टार्ट हुआ, कहीं से पहले स्टार्ट हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नहीं दिखी। जैसे हम फ्रीडम स्ट्रगल्स को पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि पहले महात्मा गांधी ने सबको यूनाइट करा गया, बाकी जितने भी लीडर्स हैं तो कंट्री को यूनाइट करने की कोशिश की गई, नेशनलिज्म को उनके अंदर जगाने की कोशिश की गई, और देन यूनाइट करने के बाद जो है फिर मास मूवमेंट्स कंटिन्यू की गई। लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, अलग अलग सेंटर बने हुए हैं, वहाँ से आप रिवोल्ट लॉन्च कर रहे हो, और फिर मतलब ही नहीं है कि आप कैसे जीत पाओगे, क्योंकि आपकी ना तो कोई सेंटर है, ना आपकी आइडियोलॉजी है, ना आपको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, ठीक, कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी ही नहीं है। यूनिफाइड आइडियोलॉजी का मतलब है कि एक आइडियोलॉजी नहीं है, कोई अलग चीज़ को लेकर के लड़ रहा है, दूसरा अलग चीज़ को लेके लड़ रहा है। जैसे हम बात करते हैं जो कंजर्वेटिव्स हैं, है ना, कंजर्वेटिव लड़ रहे हैं कि हमारे रिलीजन में इन्होंने सोशल चेंजेस क्यों करी, ठीक है। जैसे आप देखो पीजेंट्स की बात करते हैं तो वो क्यों लड़ रहे हैं कि भाई इन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स क्यों इम्पोज किए। तो मतलब आइडियोलॉजी आपको क्लियर ही नहीं है कि आपका गोल क्या है, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो आप, ठीक है। जैसे आप देखो फ्रीडम स्ट्रगल्स की बात करते हैं, मतलब आप क्या चाह रहे हो, फ्रीडम चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पता ही नहीं है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर, और ये भी एक फैक्टर रहा किस चीज़ का, फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जल्दी से इन सबको रिवाइज कर लेंगे हम। सबसे पहला क्या चीज़ आ रही कि भाई सेंटर जो थे, सेंटर्स अनइफेक्टेड रहे, ठीक है, सेंटर्स अनइफेक्टेड रहे, और सारी क्लासेस ने जो है पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है। देन उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर भी रहा। देन उसके बाद और क्या रहा कि बहुत सारे वर्ग ऐसे थे, ऐसी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थी जिन्होंने खुल के पार्टिसिपेट नहीं करा, नॉन कोऑर्डिनेशन रही, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, नो आइडियोलॉजी, आपकी यूनिफाइड आइडियोलॉजी ही नहीं है। तो ये कुछ कारण रहे किस चीज़ के, फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दी रिवोल्ट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एसएससी वगैरह में, तो याद रखना है हर चीज़ को। नाना साहिब का ओरिजिनल नेम, अडॉप्टेड सन थे एज यू नो, तो नाना साहिब का ओरिजिनल नेम क्या था, बंधु पंत, ठीक है, भुंदू पंत, सॉरी भुंदू पंत, ठीक है, क्या नाम था, भुंदू पंत। कौन सा वाला, नाना साहेब, याद रखेंगे, भुंदू पंत, ठीक है, किसका नाम है, नाना साहेब का। तात्या टोपे का नाम क्या था ओरिजिनल, रामचंद्रा पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्रा पांडुरंग। नाना साहेब का ओरिजिनल नेम याद रखना है भुंदू पंत, और तात्या टोपे का ओरिजिनल नेम रामचंद्रा पांडुरंग, ठीक है। सर ह्यूग रोज डिस्क्राइब लक्ष्मीबाई, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखना है। तो जो ह्यूग रोज जिसने सप्रेस किया था रानी लक्ष्मीबाई के रिवोल्ट को झांसी से, तो वो कहता है कि भाई रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहता है कि द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल, ठीक है, कहता है कि ये बेस्ट और बहादुर मिलिट्री लीडर थी पूरे रेबल की। किसकी बात कर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई की। कौन कहता है, ह्यू ग्रोस, के शी वाज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट लीडर ऑफ द रेबल, ठीक है। देन उसके बाद शहनशाह हिंदुस्तान किसको कहा जाता है, बहादुर शाह जफ़र को शहनशाह हिंदुस्तान, याद रखेंगे। नाना साहिब का ओरिजिनल नाम भुंदू पंत, तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या, रामचंद्रा पांडुरंग। सर ह्यू ग्रोज ने क्या कहा, बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। और शहनशाह हिंदुस्तान किसको बोला गया, बहादुर शाह जफ़र को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अदर टर्म्स यूज्ड फॉर रिवोल्ट। और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं इस रिवोल्ट के लिए। तो सबसे पहला है सिपॉय म्यूटनी, ठीक है, सिपॉय म्यूटनी। उसके बाद इसको और क्या कहा जाता है, नेशनल स्ट्रगल, या फिर और क्या कहा जाता है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा था, वीडी सावरकर। वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, वीडी सावरकर ने। ब्लैक एंड वाइट स्ट्रगल इसको किसने कहा था, मेडली ने, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक स्ट्रगल, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रगल किसने कहा था, मेडली ने। हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी अगेंस्ट
क्रिश्चियंस, ठीक है। किसने कहा था? आउटराम एंड टेलर, ठीक है। मेडली ने क्या कहा था? वाइट एंड ब्लैक स्ट्रगल। उसके बाद हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी अगेंस्ट, हिंदुओं और मुस्लिम्स का षड्यंत्र किसके खिलाफ? क्रिश्चियंस के खिलाफ। किसने कहा था? आउटराम और टेलर ने, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट क्या हुआ? तो इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1952 कि एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करी जाए। कहाँ पे? इंडिया में। तो जल्दी से कंक्लूड करेंगे जितना आपने पढ़ा अभी, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले क्या देखे? हमने कुछ सेंटर्स देखे, ठीक है। कुछ हमने क्या पढ़े? सेंटर्स के बाद हमने बात करी कि भाई इस रिवोल्ट का जो लीडर्स थे उन लीडर्स के साथ क्या हुआ, किस तरीके से किस लीडर को, जैसे नाना साहिब की हमने बात करी तो वो कहाँ पर भागे? नेपाल। उसके साथ हजरत महल जो बेगम थी अवध की, वो भी कहाँ भागी? लखनऊ, नेपाल। और बाकी वाले जितने भी हैं वो उनको सबको क्या किया गया? रंगून भेज दिया बहादुर शाह को, और वहाँ ही उसकी डेथ हो जाती है। कब? 1862 में। ये बात करी हमने। और फिर उसके बाद हमने बात करी कि फेल क्यों हुआ रिवोल्ट, तो वो कुछ हमने काजेज देखे। और उसके बाद हमने बात करी कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। जैसे हमने बात करी नाना साहिब का ओरिजिनल नेम क्या था? भुंदू पंत। उसके बाद तात्या टोपे का देखा हमने, ठीक है, रामचंद्रा। और देन उसके बाद हमने बात करी नेक्स्ट के भाई बाकी जो टर्म्स यूज़ की गई हैं इसके लिए वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि एवरीथिंग आपकी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच।